नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे की खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु समझौते पर पेरिस में बनी सहमति। विकासशील देशों को साल 2020 से 100 अरब डॉलर की मदद। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस कटौती का लक्ष्य। तुर्कमेनिस्तान में तापी गैस परियोजना को उपराष्ट्रपति ने बताया आर्थिक सहयोग की बड़ी मिसाल। जल्द शुरू करने पर जोर। मैरी में आज रखी जाएगी आधारशिला। वित्त मंत्री का जीएसटी दर को संविधान संशोधन बिल में शामिल करने से इनकार। कांग्रेस पर लगाया शर्तें थोपने का आरोप। संसद में गतिरोध पर भी जताई नाराजगी। भारत जापान के बीच 16 समझौते। बुलेट ट्रेन और असैन्य परमाणु करार पर सहमति। 1 मार्च से जापानी नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के निवेशकों को न्योता। कहा हाई स्पीड ट्रेन के साथ हाई स्पीड ग्रोथ की जरूरत। जापान में निवेश के लिए भारत को बताया आकर्षक देश। पेरिस में ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन समझौता हो गया है। भारत, चीन और अमेरिका समेत 195 देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है। विकसित देशों ने हर साल 2020 से हर साल विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर मदद देने का ऐलान किया है। समझौते पर 22 अप्रैल को सभी देश औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पेरिस में 195 देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु समझौते पर मुहर लगाई। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने ऐतिहासिक समझौते का मसौदा पेश किया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने वहां मौजूद प्रतिनिधियों से समझौता मंजूर करने की अपील की। J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. समझौते में विकासशील देशों की चिंताओं को जगह मिली है। सभी देशों पर यह करार कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2020 से विकासशील देशों को हर साल 100 अरब डॉलर की मदद मिलेगी, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। While give and take is a normal in negotiations, we are of the opinion that the agreement could have been more ambitious. We share the concerns of several friends that agreement does not put us on the path to prevent temperature rise below 2 degrees and that actions of developed countries are far below their historical responsibilities and fair share. We have, in the spirit of compromise, agreed on a number of phrases and the agreement is here. पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर को शुरू हुआ था। 13 दिन की व्यस्त चर्चाओं के बाद समझौते पर सहमति बनी। करार में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में संतुलन बनाने की बात कही गई है। समझौता साल 2020 से लागू होगा और हर 5 साल में समझौते की प्रगति की समीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समेत कई देशों ने जलवायु समझौते को ऐतिहासिक बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि सभी देशों की कोशिशों से इस समझौते पर पहुंचा जा सका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ये शुरुआती लक्ष्य है और इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। Historians look back on this day, very historic day. They will say that global cooperation to secure a future safe from climate change took a dramatic U-turn here in Paris. Today, we can look into the eyes of our children, our grandchildren, and we can finally tell them that we have joined hands to bequeath a more habitable world to them and to future generations. All the initial targets set in Paris are met. We'll only be part of the way there when it comes to reducing carbon from the atmosphere. So we cannot be complacent because of today's agreement. The problem's not solved because of this accord. 2015 restera une grande date pour la planète. À Paris,
Il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. Merci. Vive les Nations Unies, vive la planète et vive la France. विदेश से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से जुड़ी महत्वाकांक्षी तापी गैस परियोजना की आज औपचारिक शुरुआत होगी। राजधानी अशगाबाद से करीब 375 किलोमीटर दूर मैरी शहर में सुबह 10 बजे से सवा 10 बजे से इससे जुड़ा समारोह होगा। इसमें भारत के अलावा मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान दौरे पर आए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इस अहम मौके पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम नवतेज सरना भी होंगे। जबकि तुर्कमेनिस्तान की ओर से राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदोव को उनके अलावा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन फिलहाल तुर्कमेनिस्तान के दौलताबाद गैस क्षेत्र से होकर अफगानिस्तान के हेरात और कंधार के रास्ते पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान होते हुए पंजाब के फजिल्का तक आना प्रस्तावित है। तय लक्ष्य के मुताबिक 2020 तक इस परियोजना के पूरा होने के बाद चारों देशों को काफ़ी फायदा होगा। इससे ऊर्जा के धनी तुर्कमेनिस्तान से ऊर्जा की कमी से जूझ रहे भारत और पाकिस्तान को प्राकृतिक गैस मिल सकेगी। तापी परियोजना से भारत भविष्य में गैस आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा और अपनी ऊर्जा ज़रूरतें कुछ हद तक पूरी कर सकेगा। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के दूसरे स्रोतों मसलन कोयला और तेल के मुकाबले काफ़ी स्वच्छ ऊर्जा है। और तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के सहयोगी देश भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने इसे जल्द शुरू करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने परियोजना को आर्थिक सहयोग की बड़ी मिसाल बताया। अशगाबाद में निरपेक्षता नीति पर कल हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सम्मेलन में भारत समेत 20 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ने तापी गैस लाइन परियोजना को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक आएगी। इसमें 7.6 अरब डॉलर खर्च होंगे। अशगाबाद में निरपेक्षता नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि निरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति का शुरू से ही अहम हिस्सा रही है। TAPI gas pipeline, which we both recognize to be a key pillar of our economic engagement and which is in consonance with the particular emphasis that Turkmenistan puts on economic aspect of neutrality. परियोजना पिछले 5 सालों से लंबित थी। इसमें 85% भागीदारी तुर्कमेनिस्तान और 5% भारत की है। भागीदारी के अलावा दूसरे मसलों पर सहयोगी देशों के बीच सहमति बन गई है। Pakistan is promoting other regional energy and infrastructure projects, including the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये मध्य एशिया के अंदर जो कूटनीतिक संपर्क अपना है, आगे चल के रशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है, काजाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। उस इलाका से एनर्जी को भारत के अंदर ले जाना, इस प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। इस परियोजना को साल 2018 तक पूरा होना है। इस पाइपलाइन से 30 साल तक हर दिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। भारत को 38 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। निरपेक्ष नीति पर अशगाबाद में हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य एशिया ही नहीं, दक्षिण एशिया के लिए भी बेहद अहम है। इस सम्मेलन में शामिल हुए सभी 20 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति, विकास, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सम्मेलन से इस दिशा में और प्रगति होगी। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ तुर्कमेनिस्तान से संदीप शुक्ला, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से जुड़ रहे हैं संवाददाता संदीप शुक्ला। संदीप, आज तापी गैस परियोजना की आधारशिला रखी जानी है। भारत के लिए अगर इसकी अहमियत की बात करें तो कितना
महत्व है इसका भारत के लिए? जी दीपक, ये तापी गैस परियोजना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चारों देश इसमें शामिल तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के लिए बेहद अहम है। और इसका आज औपचारिक शुरुआत हो रही है इस परियोजना की। यहाँ से मेरी शहर करीब 375 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ कार्यक्रम स्थानीय समय के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होना है। थोड़ा फेरबदल है कार्यक्रम में, 15 मिनट बाद जो है इसमें फेरबदल किया गया है, तो करीब 10:30 बजे स्थानीय समय के मुताबिक इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है इसको इंग्लिश में हम ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोसेस कह रहे हैं, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शुरुआत है। इसमें जो है तकनीकी रूप से कहें तो एक वेल्डिंग प्रोसेस आज होना है, जिसका जो है बटन दबाकर परियोजना में शामिल चारों देशों के प्रतिनिधि जो है इसका औपचारिक शुरुआत करेंगे। भारत के ओर से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगली वर्दी मोहम्मदोव, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस समारोह में मौजूद रहेंगे। इस परियोजना के से भारत के जहाँ तक फायदे की बात है, तो भारत की जो प्राकृतिक गैस की जरूरतें हैं वो इस परियोजना की पूरी होने के बाद काफी हद तक पूरी हो सकेंगी। और ये आज का दिन न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि मध्य एशिया, दक्षिण एशिया पूरे क्षेत्र के लिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है आयोजन है। इसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ये 4 देशों और क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की नई मिसाल के तौर पर नहीं माना जा रहा, बल्कि इससे और नए रास्ते खुलेंगे, आर्थिक सहयोग के, कूटनीतिक रिश्तों के नए रिश्ते खुल रहे हैं, जिससे जो है सबको फायदा होगा। तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के बीच इसके व्यवहारिक पानी पर भी जो चर्चा हुई है, तो हम सब ये आशान्वित हैं काफी चीज से जो है इस परियोजना समय पूरी होगी और इससे सबको फायदा होगा। जी दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला भी इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के दौरे के साथ वो भी इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में हैं। और आपको बताएं कि जैसा कि संदीप ने बताया कि भारत हमेशा से ही तुर्कमेनिस्तान का जो न्यूट्रलिटी पोस्चर है उसको समर्थन किया है। भारत के उपराष्ट्रपति ने भी ये कहा है कि जो न्यूट्रलिटी पोस्चर है उसको सपोर्ट करता है भारत भी। बहरहाल अब खबर भारत जापान के बीच हुए समझौतों की। भारत में बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने के लिए जल्द ही काम शुरू होगा और 7 सालों के अंदर ये मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। जापान ने इसके लिए तकनीक और 15 अरब डॉलर की राशि बहुत कम ब्याज पर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच कल हुई सालाना शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच 16 समझौते हुए। असैन्य परमाणु करार करने पर भी सहमति बनी। भारत जापान के बीच बुलेट ट्रेन और रक्षा उपकरण समेत 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन करारों को दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी का नतीजा बताया। The memorandum we signed on civil nuclear energy cooperation is more than just an agreement for commerce and clean energy. It is signing symbol of a new level of mutual confidence and strategic partnership. जापान बुलेट ट्रेन और दूसरी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तकनीक के अलावा 0.1% ब्याज की दर से कर्ज देगा। 98,000 करोड़ की लागत से मुंबई अहमदाबाद के बीच पहला बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनेगा। रक्षा तकनीक के हस्तांतरण के साथ गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा के लिए भी समझौता हुआ। इनके अलावा रेलवे के रखरखाव और डिजाइन, व्यापार के लिए दोहरे कराधान को रोकने, विज्ञान, तकनीक और शोध में सहयोग पर सहमति बनी। भारत जापानी नागरिकों को 1 मार्च 2016 से आगमन पर वीजा सुविधा देगा। शिंजो आबे ने भी भारत के लोगों के लिए वीजा नियमों को उदार बनाने का भरोसा दिया। People to be invited to Japan for a short-term stay from the public and private sectors over the next 5 years. We also decided to relax the requirements for multiple entry visa and multiple entry business visa. Dear friends of India, please visit Japan. You'll be welcome. दोनों नेताओं ने साझा विजन 2025 दस्तावेज भी जारी किया। जापान ने भारत को एपेक की सदस्यता समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन का वादा किया। I think South China Sea
is an arena which is of concern to us because both countries see a lot of their energy and their trade and commerce pass through those waters. And so to have freedom of navigation and freedom of overflights for us is important. दोनों देशों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी सहमति जताई। भारत और जापान के बीच ये सारे समझौते देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए है, ताकि औद्योगिक और रोजगार की स्थितियों को बल प्रदान किया जा सके। लेकिन इसके पीछे एक संदेश चीन को भी है कि अगर वह भारत के इस विकास क्रम से फायदा उठाना चाहता है तो वह भारत के साथ राजनीतिक मतभेदों को दूर करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत और जापान मिलकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत को हाई स्पीड ट्रेन के साथ ही हाई स्पीड ग्रोथ भी चाहिए। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने निवेश के लिहाज से भारत को आकर्षक देश करार दिया है। शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत जापान बिजनेस लीडर्स फोरम को संबोधित किया। मोदी ने निवेशकों को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि भारत संभावनाओं का देश है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि जापान में भी मिशन मोड के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। जापान में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है और मुझे बताया गया कि कोई 11 बिलियन 12 बिलियन डॉलर फंड मेक इन इंडिया के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है। बेहतर आर्थिक संकेतों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान पहली बार हमसे कार आयात करेगा। पहली बार जापान भारत से कार इंपोर्ट करेगा और मारुति यहां मैन्युफैक्चर करेगी। यानी मेक इन इंडिया कार जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो जापानी कंपनी का है, लेकिन इंडिया में बनेगा और जापान इंपोर्ट करेगा। इस मौके पर आबे ने कहा कि मजबूत भारत जापान के लिए अच्छा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। आबे के मुताबिक नीतियों को अमल में लाने में मोदी की स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह है। इस समिट के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक ने मोदी और शिंजो आबे का स्वागत किया। आबे का एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद मोदी और आबे दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां दोनों प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल भी। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दर को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने से इनकार किया है। आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शुल्क दरें किसी भी देश में संविधान में नहीं लिखी जाती हैं। जेटली ने कहा कि कांग्रेस को यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम के जीएसटी परिषद और कर विवाद निपटान फोरम के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस जबकि इसकी जगह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी बनाने की मांग कर रही है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस की 3 आपत्तियां अभी बरकरार हैं, जिसके चलते वो संसद में विरोध कर रही है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रही है। संसद के बाधित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की तरक्की को रोकना चाहती है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के आरोप लगाए हैं उन पर। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री चाहते हैं कि आयकर विभाग कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी करे
उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले को बदले की भावना से प्रेरित किया गया है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले पर पार्टी पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई जिसे वित्त मंत्री ने फेसबुक पर लिखा था। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी 3 शर्तों को मान लेती है तो फिर पार्टी बिल का विरोध नहीं करेगी। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती। महबूबा ने ये बात एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कही। जम्मू कश्मीर में गठबंधन पर उन्होंने कहा कि लोगों की खातिर पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई है। महबूबा मुफ्ती से जब ये पूछा गया कि बीजेपी उनकी छवि की वजह से मुख्यमंत्री बनाना उनको नहीं चाहती तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाएंगे। और संसद पर आतंकी हमले की आज 14वीं बरसी है। इस मौके पर संसद भवन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आज सुबह 10:30 बजे से राज्यसभा टीवी पर सीधा प्रसारण भी आप देख सकते हैं। आज के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के इस हमले को नाकाम करके 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के एक कर्मचारी को जान गंवानी पड़ी थी। वहीं एक कैमरामैन की भी इस हमले में जान गई थी। नेपाल ने भारतीय टेलीविजन चैनलों से पाबंदी हटा ली है। मधेसी आंदोलन के तेज होने के बाद सरकार ने 2 हफ्ते के लिए भारतीय न्यूज़ चैनलों का प्रसारण रोकने का आदेश दिया था, लेकिन इस बीच नेपाल में जारी मधेसी आंदोलन के चलते वहां खाद्य सामग्रियों और ईंधन की भारी कमी का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से नाकेबंदी खत्म करने की बात कही। भारत नेपाल सीमा पर जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से नेपाल को खाद्य सामग्रियों और ईंधन की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी सामानों की किल्लत से कालाबाजारी चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल के ताज़ा हालात पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से सीमा पर नाकेबंदी खत्म करने की अपील की। नेपाल संकट का असर वहां के पर्यटन उद्योग पर दिखने लगा है। It's a huge crisis in our inside the Nepal, and in Pokhara especially, all the members of the restaurants haven't closed their restaurants and they have run their business as usual. Even there is a huge crisis of diesel and gas. सरकार और मधेसी फ्रंट के बीच शुक्रवार को दूसरे दिन भी वार्ता नाकाम होने से संकट और गहरा गया है। दोनों पक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला ने तराई मधेश डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महंत कुमार ठाकुर के साथ मौजूदा राजनीतिक संकट को खत्म करने को लेकर बातचीत की। मधेसी नए संविधान के तहत अपने पैतृक होमलैंड के विभाजन का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब में हुए नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन चुनावों में 900 से ज़्यादा महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। चुनावों में महिलाओं की भागीदारी का फैसला दिवंगत शाह अब्दुल्ला ने किया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान महिला उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवारों से बात करने की इजाज़त नहीं थी। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है। स्पेन के दूतावास के पास कल करीब 10 घंटे तक चले ऑपरेशन में अफगान सेना ने सभी हमलावरों को मार गिराया। इसमें 4 अफगान सैनिकों और 2 स्पेनी पुलिसकर्मियों समेत एक अफगानी नागरिक की मौत हो गई। काबुल में देर रात स्पेन के दूतावास के पास कार बम विस्फोट और गोलीबारी हुई थी। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हफ्ते अफगानिस्तान में ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले कंधार हवाई अड्डे पर हुए हमले में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और अब बात आपकी आवाज़ की। और आज का वीडियो मिला है हमें उत्तराखंड से।
बखरोटी गांव के रहने वाले संजय कुमार अपने गांव के लोगों की समस्या को लेकर परेशान हैं। राज्यसभा टीवी ने उनके मामले को देखा तो पाया कि ये समस्या सिर्फ उन्हीं के गांव की नहीं, बल्कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर बसे और भी कई गांवों की है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। फिर क्या है मामला, आप भी देखिए सिटीजन रिपोर्ट में। हमारे गांव का उत्तराखंड बनने के बाद में पूर्ण रूप से पलायन हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को बनाने का मुख्य जो हमारा सपना था वो अपने गांव को संजोए रखना था, अपनी पुरानी परंपरागत खेतियों को करना था। आज पलायन होने के बाद हमारा गांव पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है, क्योंकि वहां सड़क मार्ग नहीं है। इसके संबंध में कई बार माननीय विधायक जी से और कई बार जो है ग्राम सभा स्तर पर अपनी बात को हमने रखा, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधायक जी ने जो है 14.5 लाख रुपये स्वीकृत किए थे, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार जो है अपनी पलायन रोकने की नीति को धरातल पर अगर उतारना चाहती है तो अपनी राजधानी से ऋषिकेश हाईवे मार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गांव बखरोटी को पलायन करना अपना मजबूरी हो गई है, क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि वो आगे जा कर के हमारी समस्या को दूर करे। और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को कुदरती कारणों से नहीं, बल्कि सरकारी महकमे की अनदेखी की वजह से भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी का ऐसा आलम कि आज ये लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव के गांव उजड़ रहे हैं, दरोदयार छूट रहे हैं और इनके जाने के बाद बच जाते हैं कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि कभी यहाँ कोई रहता था। पहाड़ों पर रहने वालों की ये जद्दोजहद किसी पहाड़ से कम नहीं। अपना घर किसे छोड़ना अच्छा लगता है, अपनी माटी अपने लोगों से बिछड़ना किसे अच्छा लगता है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के बखरोटी गांव के लोग पलायन को मजबूर हैं। किसी जमाने में बखरोटी की वादियां गुलजार थीं। लोगों की चहल पहल यहाँ की फिजाओं में रवा होती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 1975 में आदर्श ग्राम पंचायत का खिताब पाने वाला ये गांव उजड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं और रोजगार की कमी के चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह भी है कि बखरोटी राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके पलायन की पीड़ा की गुहार देहरादून तक नहीं जाती। जब उत्तर प्रदेश में था तो वहाँ थोड़ी बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हुई, विद्यालय हुआ, पाइपलाइन लगी, पर जब से उत्तराखंड बना तब से वहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। वहाँ से गांव पलायन हो चुका। धीरे धीरे कुछ लोग पहले आए चुके, कुछ बाद में आए, धीरे धीरे सारा गांव पलायन। मरीजों के इलाज की भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कई बार गुहार लगाने पर भी हालात नहीं बदले। मजबूरी में बखरोटी के तमाम बाशिंदे बेमन से पलायन कर गए। गांव के लोग रानी पोखरी और उसके आसपास के गांव में भले ही बस गए हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटता। अपने घरों और जमीन को बचाए रखने के लिए आज भी लोग अपने गांव में जाकर खेती करते हैं। आज हम जो गांव में जा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, वो केवल भूमाफियाओं से और बड़े बड़े लोगों से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, ताकि हमारी खेती आबाद रहे। क्योंकि अगर हम वहाँ ज़मीन नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन को बोएंगे बाएंगे नहीं, तो जंगल उग जाएगा और वो ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 15 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के हालात नहीं बदले हैं। सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाएं मिले तो बखरोटी के बाशिंदे आज भी अपनी जड़ों से एक बार फिर शिद्दत से जुड़ना चाहते हैं।
और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही खबर तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजें अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज़ @rstv.nic.in पर। कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु समझौते पर पेरिस में बनी सहमति, ये हमने आपको दिखाया। जाते जाते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर बनी सहमति। विकासशील देशों ने साल 2020 तक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस कटौती का लक्ष्य रखा। तुर्कमेनिस्तान में तापी गैस परियोजना को उपराष्ट्रपति ने बताया आर्थिक सहयोग की बड़ी मिसाल, जल्द शुरू करने पर जोर। मैरी में आज रखी जाएगी आधारशिला। वित्त मंत्री का जीएसटी दर को संविधान संशोधन बिल में शामिल करने से इनकार। कांग्रेस पर लगाया शर्तें थोपने का आरोप। संसद में गतिरोध पर भी जताई नाराजगी। भारत जापान के बीच 16 समझौते, बुलेट ट्रेन और असैन्य परमाणु करार पर सहमति। 1 मार्च से जापानी नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के निवेशकों को न्योता। कहा हाई स्पीड ट्रेन के साथ हाई स्पीड ग्रोथ की जरूरत। जापान ने निवेश के लिए भारत को बताया आकर्षक देश।